आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और इसके बाद सभी विधायक अपने अपने घरों की ओर रुक कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो है राजेंद्र राणा जी। राणा जी, सबसे पहला सवाल है, एक मुख्यमंत्री को हराना आसान बात थी आपके लिए? लोक लोकतंत्र में ये फैसला वहाँ की जनता करती है। मुझे सबसे पहले तो सुजानपुर की जनता का, वहाँ के तमाम वोटरों का धन्यवाद करना है कि उन्होंने इतना बड़ा मान सम्मान मुझे समय दिया। और इस बार भी वहाँ की जनता ने मुझे फिर से तीसरी बार जो है वो विधायक चुनकर जो है वो मान सम्मान दिया। मैं उसके लिए वहाँ की जनता का धन्यवाद करता हूँ। सेशन चल रहा है, सेशन में विपक्ष लगातार आपके ऊपर, यानी कि सरकार आपकी है तो आपके ऊपर ही हमलावर हो रहा है। क्या लगता है विपक्ष को कि अभी भी उनको जीत की हार मंजूर नहीं हुई या जीत की खुमारी है? देखिए, विपक्ष का काम जो है हमला करना होता है और विपक्ष अपना भूमिका निभा रहा, अपना दायित्व निभा रहा है। और सरकार को अभी बने 1 साल हुआ है और किसी भी सरकार को 1 साल का अरसा जो है वो सफिशेंट नहीं होता। और विपक्ष ये चाह रहा है कि जो काम 5 साल में होने हैं वो पहले दिन में हो जाएं, पहले 1 साल में हो जाएं। वो संभव नहीं है। सरकारें पहले बीजेपी की भी रही हैं, उन्होंने भी काम किया है। उन्होंने कितने काम किए हैं। अभी हिमाचल प्रदेश पे जो एक बहुत बड़ी आपदा आई, मुझे लग रहा है कि जो 100, 90, 80 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि ऐसा कहर हमने प्रदेश पर कभी नहीं देखा, इतनी तबाही कभी नहीं देखी। अभी तो सरकार इसको रेस्टोर करने में लगी रही। केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए तो मिली नहीं। रूटीन का जो है वो आपदा में पैसा आया, जबकि जहाँ इतना बड़ा त्रासदी होती है, इतना बड़ा लोगों के ऊपर कहर बरसता है, वहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से विशेष पैकेज जारी किए जाते हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया। इसलिए जो काम और तेजी से होने की हम उम्मीद कर रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं रुकावट आई है। और ये नेचुरल डिजास्टर है, कुदरत का कहर है। इस पे कोई सरकार या कोई किसी के बस की बात नहीं है। पर उन सबको रिस्टोर करने में सरकार ने बड़ी तेजी से काम किया है। एक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। सबसे टॉप क्लास में माने जा रहे थे सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, किशोरी लाल जो सीनियर थे, सबको दरकिनार किया गया और एक युवा को बिठा दिया गया। तो आप सीनियर जो हैं, आपके दिन में कोई तो टीज तो होगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या मंत्रिमंडल का गठन होता है, सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। नौजवानों को भी मिलनी चाहिए, जो मिडिल एज के लोग हैं उनको भी मिलनी चाहिए, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो इसलिए जिनको रिप्रेजेंटेशन मिली है तो पार्टी ने कुछ सोच, सरकार ने कुछ सोच समझ के लिया होगा। रही सुधीर शर्मा जी की बात और राजेंद्र राणा की बात, जब भी पार्टी को उचित लगेगा पार्टी सेवा लगाएगी। तो सुधीर शर्मा तो सदन में पहुंच ही नहीं रहे, कि दिन आए उसके बाद गायब ही है। मुझे लगता है जहाँ तक मेरी उनसे बात हुई है, उनकी जो है उनको वायरल हुआ है, तबीयत खराब है। तो जब तबीयत खराब होती है, वायरल हो, कोई ऐसी इन्फेक्शन की संभावनाएं हो, तो आदमी को अपने आप को घर में जो है वो आराम करना चाहिए। और यही कारण है कि मुझे लग रहा है कि 2 बार आए वो बीच में, परंतु वो बीच में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो मेरी रूटीन में बात हुई है उनसे, तो बीमार होने की वजह से वो नहीं आ पाए हैं। अगर बात करें हम इसी मुद्दे को लेकर के कि काबिलों की कदर नहीं है, उम्मीद है आपको कि वाकई में कुछ होगा या फिर संपर्क कहीं और भी चल रहे हैं आप सबके? देखिए, आदमी को जीवन में बिजनेस की बात हो, पढ़ाई की बात हो, राजनीति की बात हो, खेतीबाड़ी की बात हो, किसी भी क्षेत्र में आदमी काम करे, उसको कभी भी निराशावादी नहीं बनना चाहिए, उसको आशावादी बनना चाहिए। राजनीति में आकर हर आदमी आशावादी होता है। और सरकार आने वाले समय में कुछ जिम्मेवारी देगी तो उसमें निभाई जाएगी। हमने इससे पहले भी जो जिम्मेवारियां हमें मिली, चाहे बाई इलेक्शंस में मिली, चाहे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में मिली, चाहे जनरल इलेक्शंस में मिली, हमने उनको बाखूबी निभाया है और रिजल्ट भी दिए हैं। आगे भी पार्टी जो उचित लगेगा, पार्टी जो कहेगी उसको करेंगे। लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन हुआ है और जल शक्ति विभाग के जो पैरा कर्मचारी हैं, जिनको किसी को 4,400 रुपया वेतन दिया जाता है, किसी को 6,000 रुपये वेतन दिया जाता है, इस महंगाई के युग में अगर बात करें तो
क्या वाकई में ये लोग 6,000 और 4,000 में अपना घर का निर्वाह कर पाएंगे, या फिर सरकार को चाहिए कि एक उचित वेतनमान जो है इनको तय करना चाहिए, अपने खर्चे भी कम करने चाहिए, क्योंकि काफिले हैं, हर मंत्री के पीछे पायलट चल रही है, खर्चा तो कम करना पड़ेगा सरकार को। वैसे ही जो सरकार है उस पर आपदा आई थी और कर्जे के नीचे है सरकार। मैं इस बात के साथ आपके साथ सहमत हूँ कि सरकार को खर्चे कम करने चाहिए, और जहाँ तक किसी को 5,000 या 6,000 रुपया पगार देने की बात है, मुझे लग रहा है कि ये उचित नहीं है। आदमी को एक मिनिमम बेसिस के हिसाब से 10,000 से कम तो किसी को देना नहीं चाहिए। हम एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो सरकार ही खुद एक्सप्लॉयटेशन करेगी, तो ये जो 4,000 और 6,000 वाली बात है, ये कोई कांग्रेस के सरकार के समय की बात नहीं, पिछली सरकारों के समय की बात आ रही है। मैं कोई किसी पर्टिकुलर बीजेपी की या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि कोई भी आदमी जब काम करता है तो उसको जो है प्राइवेट सेक्टर में 10,000 से कम तो कोई नहीं देता है। हमने भी ड्राइवर रखे हैं 15-20 हज़ार रुपया, हाँ, तो हम लोग भी उनको देते हैं ताकि उनके परिवार का थोड़ा बहुत खर्चा चले। तो सरकार को चाहिए कि इन लोगों के ऊपर कोई ना कोई नीति बना के मिनिमम बेसिस फिक्स करने चाहिए, उससे कम पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। ये एक्सप्लॉयटेशन वाली बात है। आजकल आउटसोर्स के नाम से हर कोई डर रहा है, क्या लगता नहीं आप ये आउटसोर्स चीज़ ना कि ख़त्म ही हो जानी चाहिए प्रथा? देखिए, सरकारों में लोग नौकरी क्यों करते हैं? सरकारी क्षेत्र में इसलिए नौकरी करते हैं ताकि उनकी सोशल सिक्योरिटी, सर्विस की सिक्योरिटी रहे, और इसीलिए अदरवाइज लोग तो पैकेज की बात हो तो प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े पैकेज हैं, उसको छोड़ के भी लोग सरकारी क्षेत्र में जाते हैं ताकि उनकी नौकरी की जो सिक्योरिटी है वो है। तो नौकरी की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जब आदमी को नौकरी करता है तो स्वाभाविक है कि उसको जो है वो एक सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए ताकि वो कम से कम अपने परिवार का गुजारा कर सके, कोई गलत काम ना करे, कोई गलत जो है वो काम पकड़ के अपने सोसाइटी को बदनाम ना करे। तो मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति को एक सीमा होनी चाहिए कि उसकी कम से कम कितनी सैलरी होनी चाहिए, और ये आउटसोर्सेज वाला जो